हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो आज मैं चैप्टर 25 करने वाली हूँ, विच इज़ हाइट एंड डिस्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझने होंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है अपकमिंग वीडियोज़ के वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ जो ये पूरा वीडियो है, अगर आप अच्छे से देखते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो पहला ही वीडियो में होता है। तो मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को स्किप करके ना देखें, अच्छी तरीके से देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, WB क्लास 10th मैथ्स। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 25, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग, जिसमें ऊंचाई और दूरी है। तो आपने जो भी प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने क्या किया, जो रेशियोज़ का के हेल्प लेकर डिफरेंट फार्मूलाज लर्न किया हमने। रेशियोज़ का हेल्प लिया हमने, थीटा का वैल्यू डिफरेंट क्या क्या होता है, उसकी हेल्प से हमने बहुत सारे सम्स किए। इस चैप्टर्स में वही रेशियोज़ जो हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का, जो इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग था, उसी की हेल्प से हमें क्या करना है कि हाइट और डिस्टेंस फाइंड करना है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बना हुआ है, एक टावर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको जूम कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पानी का टंकी कह सकते हैं, टावर है, और यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ना कि इस पूरे बिल्डिंग का ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, जो भी है, चाहे ये टावर है या पानी की टंकी है, इसका हम हाइट निकाल सकते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिफ़िकल्टी फील होता है कि कैसे उसका हाइट है, कैसे उसका डिस्टेंस फाइंड करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे क्या एंगल है, उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग हो, कितनी भी ऊंचाई का हो, बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो, ठीक है, उसकी भी हम हाइट फाइंड कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। जब हम हो सकता है नदी की चौड़ाई हो, लंबाई हो, वो सारी चीज़ें भी हम इस ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर की हेल्प से हम उसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है, उसके एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करना है, इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे। और साथ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारी एप्लीकेशन बेस्ड ही हैं, वो आपके रियल लाइफ से ही अटैच किया हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम से भी हम वहाँ से जो क्वेश्चंस है वहाँ सॉल्व करेंगे और रिलेट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर में ऐसे 4 या 5 टर्म्स हैं जो हम जान लेंगे, जो इसकी थ्योरी को अगर हम समझ लेंगे तो चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, पहला टर्म है हमारा क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो अगर हम समझे कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है और ये किसी एक बिल्डिंग के ऊपर रखा है, आप सपोज कर लो कुछ भी है, ठीक है। आजकल इस तरीके से बना भी रहता है, ऐसे करके कुछ फिगर बना होता है, बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो बिल्डिंग है और यहाँ पे सपोज कि कोई ये खड़ा है, ठीक है। उसको क्या करना है, इस बॉल को देखना है। तो अगर इस बॉल को वो देखेगा, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या, कौन है, ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को वो देखेगा। तो जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई पे है, एक बिल्डिंग के ऊपर है और ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जब ये अपने आँखों से इसको देख रहा है तो जो लाइन बनती है ना, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आँखों से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। सपोज कि ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ है और वो जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो नीचे है, तो ऑब्जर्वर इधर को देखेगा, तब भी यही लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है। दूसरा टर्म आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारी चीज़ें मैं हिंदी में ही बताऊंगी, पहले हम इंग्लिश का कर लेते हैं और इसी वीडियो को हिंदी में भी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो डोंट वरी, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, ये सिर्फ इंग्लिश के टर्म्स ही बताए जा रही हैं, मैं इसे हिंदी में अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, अब ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ जब हम इस लाइन खींचेंगे तो ये ग्राउंड के ऊपर लाइन है, और ग्राउंड के जस्ट पैरेलल में इस ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है, इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइन क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन,
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा कि ग्राउंड से जो पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है, द लाइन विच इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसे देखते हैं क्या होता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, आप भी कहीं कहीं चीज़ किसी चीज़ को देखें, ऊपर देखें या पैरेलल देखें या सीधा देखें या अपनी निगाहों को ऊपर उठाएं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, ग्राउंड से नहीं, जो जहाँ आप खड़े हैं वहीं से जो लाइन ग्राउंड के जस्ट पैरेलल में है और यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ एक एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। इसे अगर ऐसे हम थीटा ले लें, बीटा ले लें, कुछ भी ले लें, तो जो एंगल क्रिएट होता है उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब निगाहों को ऊपर उठाना पड़े हमें तो एक एंगल बनता है। जब हम सीधे खड़े हैं, ठीक है ना, हम सीधे खड़े हैं तो ये जस्ट पैरेलल लाइन के पैरेलल है ग्राउंड से, और यहाँ से जो आपका ये बना, तो आपका ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल को, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ऐसा हो कि जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो तब भी हो सकता है। तो चलो इस दूसरे फिगर से समझते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग के ऊपर बैठा है और नीचे कोई बॉल पड़ी हुई है एकदम धरती पे, ठीक है। तो ये अपनी आंखों से इसे देख रहा है। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब जहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, लेकिन उसको कुछ और नाम से हम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जस्ट इसके अबाउट में, इसके पैरेलल, ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बस यही है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो जो लाइन ऑफ साइट क्रिएट करना आपको आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना आ गया, तो उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बस इसमें चेंज क्या है, यहाँ हम ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, 5th नंबर पॉइंट, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ है, ये बिल्डिंग परपेंडिकुलर लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस एंगल को, और यहाँ एक ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए, अगर ये एंगल ऐसे खुला खुला सा लग रहा है, एक ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे विच इज़ पैरेलल टू द बिल्डिंग, विच इज़ पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट स्टूड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ही ईजी है, आप धीरे धीरे आराम से इसको देखिए, ठीक है, 1 से 2 बार देखिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे इसको रिलेट करेंगे ना, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अब एक और छोटी सी बात जो कि मैं बताना चाह रही थी, कि अगर ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, और यहाँ पे मान लो वो किसी पतंग को देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बनेगा? ये लाइन ऑफ साइट बनेगी, ठीक है। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी इस पतंग को देख रहे हैं, दूर है, हम इस बिल्डिंग के काफ़ी दूर हैं, तो हमें थोड़ी सी ही निगाह को ऊपर करना पड़ा, मतलब कि अपनी आँखों को हल्का सा ऊपर करा और हमने इस पतंग को देख लिया, जो कि जस्ट इस बिल्डिंग के ऊपर ही मतलब कि लहरा रही है। अगर हम इसी को थोड़ा और सामने आकर डिस्टेंस को कम कर दें और यहाँ से आकर देखें, ठीक है, यहाँ से आकर देखें, तो इस तरीके से हमें देखना होगा, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल थीटा अगर ये कम हुआ, सपोज़ कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो 60 होगा, यहाँ एंगल बढ़ जाएगा। अब खुद ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, आप किसी बिल्डिंग के पास जाना, आपको अपना सिर ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो बिल्डिंग के ऊपर है, या किसी ऊंचाई पे है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो आप अपनी निगाहों को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, या अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे इस चीज़ के, मतलब इस बिल्डिंग के पास आते हैं तो एंगल बढ़ता है, और दूर जाते हैं तो एंगल कम होता है। तो ये जो चीज़ें ये काम आएंगी
क्वेश्चंस बनाते समय, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो चलो अब करते हैं हम क्वेश्चंस। ओके, तो चैप्टर 25 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने इसको ट्रांसलेट करके, क्योंकि मेरे पास हिंदी का बुक था तो मैं ट्रांसलेट करके ही करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द पॉइंट इज 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ और इसका एक रफ फिगर भी बना लेती हूँ। क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। सपोज़ कि ये हमारा कोकोनट ट्री है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री, तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दैट इज़ दिस। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड के साथ बनता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, एंड द पॉइंट इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। जो ये पॉइंट है ये 20 मीटर दूर है ट्री के फुट से, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालना है, ये ट्री का हाइट निकालना है, एच निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का यूज़ करना होगा। अभी हमने ये सीखा कि हम कैसे इस तरीके के ट्रायंगल्स बना सकते हैं, कैसे एंगल्स को लिख सकते हैं, हमने लिखना सीख लिया, सब कुछ करना सीख लिया। अब हमें क्वेश्चंस को बनाना सीखना है, ठीक है। तो हमें मान लेना है कि ये है P, ये है Q और ये है R। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट PQ बी दी ट्री, हमने PQ को ट्री मान लिया, ठीक है, और हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है, वी हैव टू फाइंड PQ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हियर इन ट्रायंगल PQR, एंगल R इक्वल 60 डिग्री, ठीक है, एंगल R इक्वल 60 डिग्री। और जब हमें ये निकालना है, ठीक है, हमारे पास ये भी है, QR भी है, हमें परपेंडिकुलर निकालना। आप ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर लाइन है, मैंने बताया भी था कि इसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, और ये बेस है हमारा। तो P/B क्या होता है, P/B क्या होता है, ये होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan एंगल R इक्वल्स हम लिख सकते हैं P/B, ठीक है। तो P/B परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, और बेस क्या है, QR है, ठीक है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। PQ हमें नहीं पता, लेकिन tan एंगल R तो हमें पता है, tan 60 है, एंगल R का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 इक्वल्स PQ, और QR का वैल्यू भी वी नो 20 मीटर, ठीक है। tan 60 का वैल्यू हमें पता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। ये सारे वैल्यूज़ जो है आपको लर्न करने होंगे। √3 PQ/20, दैट इज़ PQ इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20√3, ठीक है, मीटर, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे PQ मैंने लेट किया था कि PQ बी द ट्री, सो वी कैन राइट द लेंथ ऑफ कोकोनट ट्री इक्वल्स 20√3 मीटर, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपके पास बुक होगा, अपने बुक से भी आप क्वेश्चंस को मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज़ 9 मीटर व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। जब भी एलिवेशन की बात हो, हमें ग्राउंड की लेवल से थीटा या फिर एंगल को दिखाना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज़ 9 मीटर व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो जब सन का, सपोज ये सन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। तो जो शैडो है, ठीक है, लेंथ ऑफ द शैडो हमें फाइंड करना है, नहीं, ठीक है, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, सॉरी, तो टावर है, टावर हम सपोज यहाँ बनाते हैं, तो इसका जो शैडो है वो यहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज़ 9 मीटर विद द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब सन यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था, जैसा भी है। तो ये इसका शैडो यहाँ पड़ेगा, सन पीछे होगा तभी इसका शैडो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये मैं मिटा दूँ, यहाँ पे सिर्फ टावर ही रखते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। तो जो सन का शैडो होगा वो इधर गिरेगा, ठीक है, ये। तो जो टावर है वो यहाँ पे दिखेगा, है ना। ये दिया है 9 मीटर,
एक बार और मैं क्वेश्चन को पढ़ लूँ। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज़ 9, मतलब कि शैडो का लेंथ है 9 मीटर व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। देन राइट एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया गया है। तो हम क्या कर लेंगे, सपोज दिस इज ए बी सी, लेट लेंथ ऑफ टावर इक्वल्स ए बी, मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द टावर ए बी है, ठीक है, एंड बी सी इक्वल्स 9 मीटर, ठीक है। देन tan, यहाँ भी tan लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये और ये है सिर्फ है, हमें ए भी निकालना है। ए भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो पी बाई बी क्या होता है, हमेशा tan होता है। tan 30 डिग्री होगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल इज 30, ठीक है। तो tan एंगल सी इक्वल्स पी बाई बी, एंड पी इज हियर ए बी बाई बी सी, ठीक है। tan 30 इक्वल्स ए बी बाई बी सी, ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, जब 60 का √3 होगा तो tan 30 का हमेशा उसका इन्वर्ट, ठीक है, 1/√3। ए बी का वैल्यू नहीं पता हमें, ए बी हमें निकालना है, बी सी है 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इंटू √3 इक्वल्स 9, दैट इज ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 9√3। जब भी रूट नीचे में ऐसे रूट होता है तो हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं, तो लेट अस रैशनलाइज इट। √3 into √3, it should be 9√3, and here we'll get 3, and just reduce it, 3 3s are 9, and we will get 3√3 meter. It is in meter, yes. Then height of the tower should be, height of tower equals 3√3 meter, and it is very simple. So this way we have to solve these type of questions, and this is very interesting. So इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन और जो भी क्वेश्चन हमने किया समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रही है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बीच में कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो फिर हमारा भी मोटिवेशन डाउन होता है और हमारा भी सेल्फ स्टीम कम होता है, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते और काफ़ी दिक्कतें ऐसी आती रहती हैं। तो सॉरी फॉर दैट, ट्राई करते रहेंगे हम, ये वीडियोज़ को अपलोड करते रहें। प्लीज़ बी विथ अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।